प्रश्न नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि भाषा और समाज के पारस्परिक संबंधों पर विचार करना है ना। तो यानी कि पारस्परिक संबंध मतलब एक दूसरे के बीच में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि भाषा व समाज के संबंधों का निर्धारण एक जटिल समस्या है, जहाँ एक और कुछ विद्वानों का मानना है कि भाषा समाज को निर्धारित करती है, भाषा समाज को निर्धारित करती है ना। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग समाज के आधार पर ही भाषा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। इस प्रकार भाषा व समाज के संबंध का निर्धारण निम्न आधारों पर समझा जा सकता है। एक तो समाज का भाषा पर प्रभाव है और दूसरा हम लोग देखेंगे कि भाषा का समाज पर क्या प्रभाव है। तो दोनों देख लेंगे। तो पहला नंबर आप देख लीजिए कि समाज का भाषा पर क्या प्रभाव होता है। तो पहला नंबर पॉइंट आप देख सकते हो कि इसका कि भाषा का अस्तित्व समाज पर निर्भर करता है। मतलब जैसा समाज है, समाज का जैसा अस्तित्व है वैसा ही भाषा का अस्तित्व होता है ना। अर्थात समाज के पतन से भाषा का भी विलोप हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण में दे सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता उसके पतन के साथ ही विलोप हो गया, जिसके कारण आज भी हम उसके अभिलेखों को पढ़ने में अक्षम हैं। दूसरा पॉइंट में आप जोड़ सकते हो इसमें, भाषा का चरित्र समाज के चरित्र पर निर्भर करता है ना। भाषा का चरित्र समाज पर निर्भर करता है, अर्थात जैसी समाज की परिस्थिति परिवेश होगी वैसी ही उन भाषा भी धारण कर लेती है। उदाहरण के रूप में हरियाणा क्षेत्र की भाषा में आक्रामकता ठेठपन आपको देखने को मिलेगा और वहीं ब्रज की भाषा में कोमलता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ना। एक शिक्षित और एक अशिक्षित आदमी के बीच की जो एक भाषा है उसमें भी आपको भिन्नता दिखेगा। एक में शिक्षित वाले में सभी दिखेगा और अशिक्षित वाले में ठेठपन ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो ये स्पष्टता से झलकता है। तो ये चीज़ आप देखते हैं कि समाज में लोग पढ़े लिखे हैं तो भाषा भी वैसे ही होंगे, या समाज जैसे हैं वैसे ही भाषा होगा। तीसरा पॉइंट में आप लिखोगे समाज का विकास भाषा के विकास के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि अगर समाज का विकास होगा तो भाषा का भी विकास होगा, समाज का पतन होगा तो भाषा का भी पतन होगा। मतलब समानुपाती मतलब इक्वल, ठीक है। समाज के साथ जैसा होगा भाषा भी वैसा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान के विकास होगा के साथ ही नए नए तकनीकी शब्द भाषा में अपना स्थान बनाते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। उसके साथ ही राजनीति अर्थव्यवस्था विकसित होने के कारण संपर्क बढ़ाने पर अन्य समाज या देश के शब्द भी भाषा में शामिल हो जाते हैं। जैसे जानते हैं कि आप यहाँ पे कि उदाहरण के स्वरूप में दे सकते हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों, व्यापारियों व अन्य देशों का प्रभुत्व स्थापित हुआ हमारे देशों में। संपर्क से असंख्य विदेशी शब्द जैसे स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, अंग्रेजी हो गया, पुर्तगाली हो गया, अरबी फारसी हो गया, है ना। ये सारे शब्द जो है भारतीय भाषाओं में रच बस गए। ये चीज़ आपको देखने को मिला। अब भाषा का समाज पर क्या प्रभाव है वो चीज़ आप देख लीजिए। सकारात्मक प्रभाव, एक नंबर आप में देखेंगे कि राष्ट्रीय चेतना व सामाजिक चेतना के विकास व प्रसार के लिए भाषा की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती राष्ट्रीय चेतना के जागरण का सफलतम काव्य है, उसे माना भी जाता है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस सामाजिक नैतिकता का प्रसार करती है। यानी आप देख रहे हो कि एक भाषा का समाज पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसी रचना होगी वैसे ही समाज में उन चीज़ों का प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक है। भाषा का दूसरा क्या लिखेंगे पॉइंट में कि भाषा का समाज पर प्रभाव चिंतन के स्तर पर भी पड़ता है। चिंतन मतलब जो भी चिंतन मनन होता है, ध्यातव्य है कि भाषा में शामिल शब्द हमारी चिंतन परिधि में विस्तार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके समर्थन में अगेय जो होते हैं, अगेय कहते हैं, क्या कहते हैं, हम उतना ही सोच सकते हैं जितना सोचने का सामर्थ्य हमारी भाषा देती है। यानी कि भाषा से हम बंधे हुए हैं, अगेय ये मानते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ भाषा का, तो समाज पर तो आप देखेंगे कि भाषा सामाजिक स्तरीकरण का एक उपकरण है, क्योंकि समाज में ऊंच नीच का निर्धारण कहीं न कहीं भाषा करती है।
आप देखेंगे कि केशव लोक भाषा के प्रयोग पर स्वयं को निम्न समझते हैं। जो केशव लेखक हैं वो खुद को लोक भाषा का प्रयोग करने पर खुद को अच्छा नहीं समझते हैं, मतलब सोचते कि मैं छोटा हूँ, भाषा बोली ना जानही जिनके कुल के दास, कभी भाषा भी मध्यमंती देही कुल के केशव दास। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक उदाहरण दे सकते हो कि किस तरह से केशव लोक भाषा जन की भाषा का प्रयोग करते हुए उसको अच्छा नहीं लगता। इसी में सही भाषा के इस्तेमाल न कर पाने पर अनपढ़ गवार की उपाधि दिया जाना, इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा में लिखेंगे कि भाषा समाज में एक खंडनकारी भूमिका का निर्वाह भी करती है। जैसा कि भारत में भाषा के आधार पर कई राज्यों, उड़ीसा 1953 में आप जानते हैं कि जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक फेजल कमेटी का गठन किया गया था, उसके बाद से भाषा के आधार पर कई राज्यों का विभाजन हो गया और कई नए राज्यों का निर्माण हो गया। तो अब देखेंगे उड़ीसा में सबसे पहले 1953 में ये विभाजन हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के गठन की लंबी इतिहास है, जो गठन की लंबी इतिहास है, जो आज भी दक्षिण भारत में हिंदी के प्रति आक्रामकता का रुख स्पष्टता से देखा जा सकता है। साथ ही आप देखेंगे तीसरा नंबर पॉइंट में आप देते हुए लिखोगे कि भाषा सांस्कृतिक आक्रमण का भी साधन बनती है, जो अंग्रेजी के वर्चस्व के चलते हिंदी भाषी में हीनता भर गई है। जैसे कि अभी इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ क्षेत्रों में अगर दिया जा रहा है तो हिंदी को कहीं ना कहीं हीन हो रहा है। हिंदी भाषी लोग अंग्रेजी के सामने खुद को हीन समझते हैं। ऐसा जो एक भावना मनुष्य के अंदर में जो उठ रहा है, ये कहीं ना कहीं भाषा समाज पर भाषा नुकसानदायक रोल निभा रही है ना। अब इसका जो जैसे लिख लिया, अब इसको अगर जैसे कि इसका लास्ट में सार रूप में अगर देखेंगे तो सार रूप में आप इस तरह से बता सकते हो कि इस प्रकार कहना मुश्किल है कि भाषा समाज को निर्धारित करती है या समाज भाषा को। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व की शर्त है, मतलब एक दूसरे की पूरक है। अगर भाषा चाहिए तो समाज भी चाहिए और समाज चाहिए तो भाषा भी चाहिए, क्योंकि संवाद कैसे होगा, है ना। इसलिए समाज व भाषा युगपद उपस्थिति के साथ प्रस्तुत होती है। मतलब अगर भाषा है तो समाज भी रहेगा और समाज है तो भाषा भी रहेगी। इस तरह